हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के वह प्रश्न जो कि एस्टेट पीआरटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो कि 2025 में होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसके सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको वहाँ ऑप्शन चूज करना है जिसके सभी वर्ण क्या नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ग ज या बा। इसमें जो हमारा या है यहाँ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित वह कौन सा कथन है जो गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, का वर्ग हा तथा छोटा बड़ा कंठी वर्ण माने गए हैं, डा ढा को उज्जीप्त व्यंजन कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है हमारा समस्त स्वर अघोष वर्ण है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, समस्त स्वर अघोष वर्ण है। बाकी चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, और का वर्ग हा तथा छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, कंठ से होता है, डा ढा को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन भी हमारे सही हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन की दृष्टि से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्त स्वर अघोष वर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा कथन है जो स्वरों से संबंधित सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ओ औ भी सवर्ण स्वर है, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ परस्पर सवर्ण स्वर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ओ और औ भी सवर्ण स्वर है। ऑप्शन क्वेश्चन की दृष्टि से यहाँ आंसर हमारा सही हो जाएगा। बाकी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं, यहाँ भी सही है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, यहाँ भी सही है। छोटा ऊ बड़ा ऊ परस्पर सवर्ण स्वर है। जी हाँ, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या है, परस्पर सवर्ण स्वर है। लेकिन ओ और औ भी सवर्ण स्वर है, यहाँ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उच्चारण तो एक ही जगह से होते हैं लेकिन इनका उच्चारण अलग अलग प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से वहाँ कौन सा विकल्प है जिसके सभी वर्ण मूर्धन्य वर्ण है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, र ढ श ट। ये सभी क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है इनमें सभी वर्ण मूर्धन्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसके सभी वर्ण भाववाचक संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, सौंदर्य अपनापन निपुण, बालक प्रीति अनेकता, ईर्ष्या बचपन नैतिकता, पशुता पुस्तक शौर्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ईर्ष्या बचपन नैतिकता। ये क्या है, सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बने, यानी पूछा क्या गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी वहाँ सर्वनाम भी है और भाववाचक संज्ञा भी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, चलिए देखते हैं। विषमता, समता, आर्थिकता और ममता। तो आंसर हो जाएगा हमारा ममता। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ममता क्या है, एक सर्वनाम भी है और भाववाचक संज्ञा भी है। ममता सर्वनाम के साथ भाववाचक संज्ञा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसके सभी दोनों शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। बुराई बनावट, पढ़ाई लिखावट, अच्छाई दिखावट या भलाई सजावट। तो आंसर हो जाएगा हमारा पढ़ाई और लिखावट। ये दोनों क्या है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से वहाँ कौन सा ऑप्शन है जिसमें जातिवाचक के साथ साथ भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। दानव, दानवता, सर्व, सर्वस्व, चतुर, चतुराई, गाना या गान। तो आंसर हो जाएगा हमारा दानव, दानवता। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दानव क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, और दानवता उसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। जी हाँ, यहाँ पे
चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें आपको चार संधि शब्द दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो संधि की दृष्टि से यहाँ पे जिसका सही संधि विच्छेद किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धनाग, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है यहाँ संधि की दृष्टि से सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपसे अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा? अंतर्धन निहित, अंतर्धन निहित, अंतनी धन हित, अंतधन निर्हित। तो आंसर हो जाएगा हमारा अंतःधन निहित, क्योंकि जो रा की रेप लगी हुई है इसका क्या, ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अंतः, बाकी निहित वैसा का वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद दिया गया है और इसमें आपको सही संधि शब्द जो होगा वहाँ आपको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैत्वारी, दैत्यरी, दैत्यारी या दैत्वारिया। तो दैत्य धन अरि बराबर हो जाएगा हमारा दैत्यारी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है और यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है। तो गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा हमारा गोधन ऐष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें करण तत्पुरुष समास है। तो चलिए देखते हैं। जीवनदान, पथभ्रष्ट, स्वर्ण पतित या गुणयुक्त। तो गुणों से युक्त, और जो हमारा विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से यानी गुणों से युक्त। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, गुण से युक्त। इसमें क्या है? करण तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो लाजवाब शब्द में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो आपके सामने चार समास दिए गए, इनमें से आपको वहाँ समास बताना है जिसका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो वहाँ समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसका जो प्रथम पद है वो द्वितीय पद की क्या बतलाता है, विशेषता बताता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसपास शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि आसपास शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें समास हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। और वहाँ कैसे होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। जहाँ भी योजक चिन्ह होता है वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि फल को खूब पका होना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी या लिंग संबंधी। तो फल को खूब पका होना चाहिए, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यहाँ गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गया। तो इसमें कर्म कहाँ हो रहा है, लड़का पत्थर को फेंक रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा वाक्य है जिसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वहाँ वाक्य बताना है जिसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, हम नाक से सांस लेते हैं, यानी कर्ता ने कर्म को करण से। इसमें जो कारक चिन्ह है हमारा कौन सा है, से, कैसे, नाक से, हम नाक से सांस लेते हैं, यानी इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि ईश्वर ने सुनने के लिए हमें दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? यहाँ भी आपसे कारक ही पूछा गया है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो इसमें कारक हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ईश्वर ने
सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें कारक हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। यहाँ हमारे विभक्ति चिन्ह है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इनके आंसर दे पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विदित, बेचारा, विहित या बेशुमार। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा विदित। विदित शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें वी उपसर्ग नहीं है। व्युत्पत्ति, विदुर, विभा या व्याकरण। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा विदुर। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। विदुर में वी उपसर्ग नहीं है, बाकी व्युत्पत्ति, विभा, व्याकरण, इनमें तीनों में वी उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सु, शम, सन या श। तो संतोष शब्द में उपसर्ग हो जाएगा हमारा शम। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, यहाँ पे आपको सच्चरित में उपसर्ग बताना है कि सच्चरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, श, सच, सद या सत। तो सच्चरित्र में उपसर्ग हो जाएगा हमारा शत उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में गार प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें गार प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। यादगार, कारागार, गुनहगार या मददगार। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा कारागार। कारागार में गार प्रत्यय नहीं है, बाकी यादगार, गुनहगार और मददगार तीनों में गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में कृदंत शब्द है? यहाँ पे पूछा गया है कि किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्ययुक्त शब्द है। ग्रामीण, भारतीय, करणी या राष्ट्रीय। तो वह शब्द हो जाएगा हमारा करणीय। करणीय में कृदंत शब्द है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन से विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय युक्त है। तो ऑप्शन क्या है, तेली, मिठास, बचत, छात्रा, घबराहट, कौनते, कारक, भगोड़ा। तो वहाँ शब्द हो जाएंगे हमारे कारक और भगोड़ा। कारक और भगोड़ा कृत प्रत्ययुक्त शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक प्रत्यय है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इक प्रत्यय किसमें है, प्रत्येक, अनेक, अर्जित या आत्मक। तो इक प्रत्यय हो जाएगा हमारा आत्मक में। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम शब्द नहीं है, यानी संस्कृत के नहीं हैं। तो पूर्व नृत्य पंक्ति, पुष्कर, भक्त, भ्रमर, मात्र, मेघ, मुष्टिका, भल्लुक, रस्सी या रिक्त। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चौथे ऑप्शन के जो शब्द है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। बाकी तीनों ऑप्शन में तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें एक भी शब्द विदेशी नहीं है। पाठशाला, व्यायाम, कोयल, अदालत, साक्षी, ठटेरा, उर्दू, राजस्थानी, मराठी, जलियान, वायुयान या ग्लास। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, पाठशाला, व्यायाम, कोयल। ये विदेशी शब्द नहीं है, ये देशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। जी हाँ, यहाँ पे आपको विदेशी शब्द बताना है। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है, राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति या दौरान। तो विदेशी शब्द हो जाएगा हमारा दौरान, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? जी हाँ, यहाँ पे फिर आपसे तत्सम शब्द पूछा गया है। तो तत्सम और तद्भव में पहले अपने को अंतर पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें कौन सा शब्द तत्सम है, माथा, गाथा, हाथ या साथ। तो आंसर हो जाएगा हमारा गाथा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। गाथा क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे विलोम शब्द के जो युग्म दिए गए हैं इनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वह शब्द है जिसमें विलोम शब्द नहीं है। आज़ादी, गुलामी, इष्ट, अभिष्ट, इप्सित, अनिप्सित, उर्वर, अनुर्वर।
तो वह शब्द हो जाएंगे हमारे इष्ट और अभिष्ट क्या है, ये विलोम शब्द नहीं है। बाकी आज़ादी का गुलामी हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित और उर्वर का अनुर्वर, ये शब्द विलोम शब्द है। बाकी इष्ट और अभिष्ट एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इन शब्दों में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो प्राचीन, अर्वाचीन, स्थावर, जंगम, सम्मुख, आमुख, हांस या रुदन। तो इनमें से जो विलोम शब्द का युग्म है वहाँ सही नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? सम्मुख, आमुख। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी प्राचीन, अर्वाचीन, स्थावर, जंगम, हांस, रुदन, ये युग्म आपस में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। जी हाँ, यहाँ पे उत्कर्ष का आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसमें उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, अपयश, अपकार या अवनति। तो उत्कर्ष का सही विलोम शब्द हो जाएगा हमारा अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म गलत है? जी हाँ, यहाँ पे भी पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म है जो गलत है। मुख, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, विमुख। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा मितव्ययी, अल्पव्ययी, ये विलोम युग्म गलत है। बाकी मुख, वाचाल, संपन्न का विपन्न, सम्मुख, विमुख, ये शब्द आपस में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची शब्द है। प्रस्तर, उत्पल, पावक, अनिल, भुजंग, पन्नागारी, दसन, रदन। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, दसन और रदन परस्पर पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो सागर का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। यहाँ पे पूछा गया अम्बुदी, रत्नाकर, वारिधि या निर्जर। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा निर्जर। निर्जर सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अम्बुदी, रत्नाकर, वारिधि, ये तीनों सागर के पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से आकाश का सही पर्याय है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से आकाश का सही पर्याय कौन सा है? सर, वाशव, व्योम या उत्पल। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा व्योम। व्योम शब्द आकाश का सही पर्याय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आपके सामने मुहावरे दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। घर बसाना, विवाह करना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुँचाना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। तो आंसर हो जाएगा हमारा पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुँचाना। पेट पर लात मारने का भयंकर चोट पहुँचाना सही अर्थ नहीं होगा। बाकी घर बसाना, विवाह करना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, टका सा जवाब देना यानी साफ मना कर देना, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का भावार्थ है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि बहती गंगा में हाथ धोने का भावार्थ क्या है। बहती गंगा में हाथ धोने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। तेज बहती गंगा की धारा में कभी नहाना नहीं चाहिए। बहती हुई गंगा की धारा में केवल हाथ धोने चाहिए। समय से लाभ उठाना चाहिए। तो बहती गंगा में हाथ धोने का भावार्थ हो जाएगा हमारा समय से लाभ उठाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको मुहावरे के जो प्रयोग से बने वाक्य इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, वह अपनी माँ की आंख का चांद है, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में सही विकल्प हमारा कौन सा है। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। बाकी तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारा, अयोग्य प्रशासन। अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा हमारा बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा विशेषण उपवाक्य, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? जिसका मुझे भय था वही हुआ, हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। तो आपसे पूछा गया है इसमें से आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो वहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा, हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? यहाँ पे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य आपको बताना है। यहाँ तो चलिए देखते हैं। यह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे। मेरी वहाँ पुस्तक कहाँ है जिसमें कृष्ण कथा है? उसने वैसा ही किया जैसे कहा गया था। सीता ने कहा कि मैं भी वन जाऊँगी। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे कि इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? तो वहाँ विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, उसने वैसा ही किया जैसे कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे पूछा गया है कि भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। तो यहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा इच्छार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है, भगवान तुम्हारा भला करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वह कितना सुंदर दृश्य है, या वाक्य का प्रकार कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य या प्रधान वाक्य। तो वहाँ वाक्य कहलाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन STET PRT के, जो कि यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।